हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आज से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री पोस्टमार्टम सीरीज। जी हाँ, बिल्कुल केमिस्ट्री पोस्टमार्टम सीरीज। सुनने में थोड़ा यूनिक है, लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें देखने वाले, क्या क्या चीजें पढ़ने वाले, ध्यान से समझना। आज मैं उसका आपको पहले तो कंप्लीट इसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोग देखेंगे वो बताऊंगा। उसके बाद एज ए एग्जाम्पल के फॉर्म में मान लो, या फिर आज से ही हमारा ये जो सीरीज है वो स्टार्टअप है ऐसे मान लो, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल भी मान सकते हो, या फिर उसको एज ए सीरीज के द्वारा भी आप लोग समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वीचा क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री को भी, और केमिस्ट्री के अंदर हम लोग लेके आए हैं केमिस्ट्री पोस्टमार्टम सीरीज। अब इस केमिस्ट्री पोस्टमार्टम सीरीज के अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, इंडिविजुअल कोई भी एक टॉपिक या कोई भी एक रिएक्शन हम लोग उठाएंगे और उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट उसकी मैकेनिज्म वगैरह देखेंगे, हर एक चीज उसका खोल के रख देंगे, पूरा उसका पोस्टमार्टम हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है। तो क्या क्या हमारा इसके अंदर क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्या इसके अंदर हमारा क्राइटेरिया रहने वाला है। सपोज करना अगर मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करता हूं और ऑर्गेनिक के अंदर कोई भी मैं इंडिविजुअल रिएक्शन लेता हूं, ठीक है, कोई भी मैं इंडिविजुअल रिएक्शन लेता हूं, तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए उस रिएक्शन का मेन जो नाम होता है वो, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर क्या क्या रिएजेंट यूज होता है, रिएजेंट देखेंगे। रिएजेंट के बाद में हम लोग उसकी मेन रिएक्शन देखेंगे, क्या देखेंगे उसके बाद मेन रिएक्शन देखेंगे। देन उसकी मैकेनिज्म देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे उसकी मैकेनिज्म देखने वाले हैं। मैकेनिज्म के बाद में हम उसके की पॉइंट देखने वाले हैं, और की पॉइंट याद रखना यही बहुत कुछ आपको सिखा देंगे। की पॉइंट आपको बहुत कुछ सिखा देंगे बच्चों, याद रखना। इसके अंदर की पॉइंट देखने के बाद हम कुछ इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन के ऑर्डर वगैरह देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग इसके अंदर सवाल हल करने का तरीका, ये यूनिक है थोड़ा, सवाल हल करने का तरीका। ये तरीका हम लोग बच्चों इस तरह से बनाए हैं कि इसके अंदर कंप्लीट की पॉइंट भी आ जाएगा, इसके अंदर कंप्लीट मैकेनिज्म भी आ जाएगी, और इसके अंदर मेन रिएक्शन भी आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको कुछ याद नहीं रखना तो आप ओनली सवाल हल करने का तरीके जरूर याद कर लेना। इस तरीके के अंदर मैंने इन तीनों चीजों को, तीनों स्टेप को इसके अंदर कंसीडर किया हुआ है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, देन उसके बाद हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं रिएक्शन, क्वेश्चंस वगैरह देखने वाले हैं। देन हम इसके अंदर क्या देखेंगे, एटलीस्ट क्वेश्चंस हम लोग इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, काफी ज्यादा मतलब मेरे पास मैसेज भी आए थे, काफी बच्चों ने मुझे रिकमेंड भी किया था कि क्यों ना केमिस्ट्री स्टार्ट की जाए। तो आप लोगों ने इतना सारा इस चैनल के ऊपर प्यार दिया है कि मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने आज से आप लोगों के लिए केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर दी है। एक बार मतलब अब मान लो कि आपने मेरे से जैसे फर्स्ट टाइम आज आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो एक बार ये पूरा लेक्चर लेके देखना, ठीक है। पूरा लेक्चर आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट रहे, उसके बाद आप जज करना, ठीक है, कि आपको पढ़ना केमिस्ट्री या नहीं पढ़ना, या फिर आपको ओनली इंडिविजुअल बायोलॉजी ही पढ़ना है या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो आप सीधा सीधा या तो केवल आप बायोलॉजी के ऊपर ही रह सकते हो मेरे से, या फिर अगर आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है तो आप एक बार एटलीस्ट ये एज ए डेमो, एज ए लेक्चर, जो भी आप लोग देखना चाहो तो ये उसको जरूर कंसिडर करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे पैटर्न हम लोग इसके अंदर फॉलो करेंगे। ओके, एटलीस्ट हम लोग इसके अंदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले लास्ट के अंदर, ताकि आपका किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी भी अभिक्रिया के अंदर, या किसी भी छोटी से छोटी अपन लोग जैसे छोटे छोटे टॉपिक उठाएंगे, लेके लाइक जीरो ऑर्डर रिएक्शन उठाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उठाएंगे, सेकंड ऑर्डर उठाएंगे, ठीक है, या फिर कोई भी इंडिविजुअल जैसे फेराडे लॉ उठा लिया। तो ऐसे सिंगल सिंगल जो टॉपिक हम लोग उठाएंगे उनका पूरा पोस्टमार्टम हम लोग करेंगे। ठीक है, तो उनका हम लोग पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करके रख देंगे, सब कुछ खोल के रख देंगे कि इसके अंदर है क्या और क्या नहीं है, और क्या हम लोगों को इसके अंदर तैयार करना है, क्या हम लोगों को इसके अंदर याद रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी जोश के साथ। पहली रिएक्शन, पहली अभिक्रिया इस केमिस्ट्री पोस्टमार्टम सीरीज की, पहली अभिक्रिया हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे केमिस्ट्री पोस्टमार्टम सीरीज की। तो बच्चों हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल लो, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो नॉर्मल सी बात है, देखो जैसे मैंने कहा था हम लोग एक एक रिएक्शन उठाएंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे, नेम रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, या फिर जो इनऑर्गेनिक की केमिस्ट्री होंगे वहां से हम लोग टॉपिक उठाएंगे, या जो फिजिकल केमिस्ट्री होगी वहां से हम लोग टॉपिक उठाएंगे, और उन सभी का अच्छे से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो नॉर्मल सी बात है, सोडा लाइम क्या होता है बच्चों, याद रखना, सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO। NaOH प्लस CaO क्या होता है बच्चों, सोडा लाइम होता है। डिकार्बोक्सिलेशन का मींस क्या होता है, CO2 का बाहर निकलना, CO2 का बाहर निकलना, ओके। और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड COOH जो होता है, ओके। देन हम लोग बात करते हैं, देखो नाम हमने देख लिया, यानी कि ये वाली रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी है। अब बात करते हैं रिएजेंट, ओके। क्या बात करेंगे अब हम लोग, रिएजेंट। तो जो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है जिसके अंदर रिएजेंट जो हमको यूज करना होता है वो हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर NaOH प्लस CaO प्लस हीट। तो 3 इसके रिएजेंट होते हैं, 3 इसके अंदर रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं, NaOH, CaO एंड हीट। एक चीज खास बात याद रखना, तीनों रिएजेंट होना जरूरी है, तीनों रिएजेंट होना जरूरी है। अगर एक भी रिएजेंट इसमें से नहीं होगा, एटलीस्ट अगर हीट भी इसमें से नहीं होगी, तो दोस्तों अभिक्रिया नहीं होगी। याद रखना, क्या नहीं होगा, अभिक्रिया। क्योंकि इसी हीट के कारण CO2 बाहर निकलता है, इसी हीट के कारण बच्चों CO2 बाहर निकलता है। देखो छोटे छोटे पॉइंट है, पोस्टमार्टम सीरीज के अंदर हम उन्हीं पॉइंट को कवर करेंगे, और आप देखना लास्ट के अंदर किस तरह से आपको जो कठिन से कठिन क्वेश्चंस होंगे इस रिएक्शन से रिलेटेड वो भी आप तुरंत कर जाओगे। क्लियर हो गया, ओके। तो हमने देख लिया कि भैया रिएजेंट हमको क्या यूज करना है, NaOH चाहिए, CaO एंड हीट, 3 रिएजेंट इसके अंदर हम लोगों को चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मेन रिएक्शन की, उसके बाद बात करते हैं मेन रिएक्शन की बात करते हैं, मुख्य अभिक्रिया की बात करते हैं। देखो मेन रिएक्शन क्या होता है आपको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, RCOOH, ठीक है, COOH गिब्स। क्या क्या हमको यूज करना है इसके अंदर, NaOH प्लस CaO एंड हीट। आगे जाके क्या होता है इसके अंदर, CO2 रिलीज हो जाता है, CO2 बाहर निकलता है और क्या बनता है इसके अंदर, एल्केन का निर्माण होता है। मेन रिएक्शन ये होती है, ठीक है, मेन रिएक्शन अपन को ये मिलते हैं। देन अगर बात करते हैं इसके अंदर कोई सोडियम सोल्ट हमारे पास हो, सोडियम सोल्ट अगर हमारे पास हो, सोडियम पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, ये जो रिएक्शन होता है वो एक्वस में होता है, उस कंडीशन के अंदर भी आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, NaOH प्लस CaO एंड हीट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये भी RH यानी कि एल्केन हमको प्राप्त हो जाती है। ये क्या बन रहा है बच्चों याद रखना, एल्केन। क्या बन रहा है, ये एल्केन हमको प्राप्त हो जाती है। तो जो मेन रिएक्शन होगी आपको उस मेन रिएक्शन को इस तरह से बॉक्स में बंद कर देना है, मेन रिएक्शन को इस तरह से बॉक्स में बंद कर देना है, और यहां पर स्टार मार्क कर लेना है कि भैया ये मेन रिएक्शन हो गई, चाहे तो वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा हो या फिर हमको उसका सॉल्ट दे रखा हो, ठीक है, या फिर हमको उसका सॉल्ट दे रखा हो। अब ये सॉल्ट कैसे प्राप्त होता है, नॉर्मल सा इतना तो आप भी जानते होंगे कि जो एसिड बेस रिएक्शन करवा दो, कोई भी एसिड बेस रिएक्शन करवा दिया हमने, एसिड बेस रिएक्शन हमने करवा दिया और क्या बन जाता है, सॉल्ट हमको प्राप्त हो गया, CONA। समझ तो गए होंगे आप, साथ में H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना कॉमन सेंस तो आप लगा ही सकते हो कि जो सोडियम सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उससे भी हम लोग क्या बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उससे भी हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं। क्लियर सी बात हुई, ओके। आगे मैं आपको जो की पॉइंट वगैरह होगा उसके अंदर बता दूंगा कि जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में से, उसमें से एक कार्बन के एक जो कार्बन होता है वो आपको कम प्राप्त होता है इस एल्केन के अंदर, जो किसके फॉर्म में निकल जाता है, CO2 के फॉर्म में वो निकल जाता है। तो ये हमको प्राप्त होगी मेन रिएक्शन। अब ये मैकेनिज्म के थ्रू चेक करते हैं कि यार CO2 कहां पे निकल रहा है, NaOH का क्या रोल है, ये CaO का भी क्या रोल है, ठीक है, CaO का क्या रोल है, हीट कहां पर काम करती है, कहां पर ये CO2 को बाहर निकालती है हीट कार्य करके, सारी चीजें हम लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। तो आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। पहले हमको रिएजेंट पता होना चाहिए, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट, तीनों रिएजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक भी नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। और हीट का रोल क्या होता है, ये CO2 को बाहर निकालने का काम करता है। देन बात करते हैं, चाहे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो या फिर कोई सॉल्ट हो, दोनों से क्या प्राप्त होती है, हमको एल्केन प्राप्त होती है, और रिएजेंट आपको याद रखना है NaOH प्लस CaO प्लस हीट, ठीक है। देखो ये
जो पोस्टमार्टम सीरीज होती है मैं थोड़ा सा स्पीडली आप लोगों को बता रहा हूं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो वीडियो को 1.25x या फिर 1.50x के अंदर देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो मैं उन सभी बच्चों का जो टाइम होगा वो थोड़ा कम करना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक वो वीडियो देखेंगे तो ऑब्वियसली बात है उनका समय ज्यादा खराब होगा। अगर यही बातें मैं एकदम स्लो में बोलता हूं, जैसे बच्चों ये है RCOOH, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। तो रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं, NaOH प्लस CaO और साथ में हम लोग हीट यूज कर रहे हैं। तो देखो इस तरह से बोलेंगे तो आपको भी पता है यार, कहीं ना कहीं आपका भी समय इसके अंदर खराब हो रहा है। ऑब्वियसली बात ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है। चलो बात करते हैं आगे इसके मैकेनिज्म की, ठीक है। तो रिएजेंट में यहां पे लिखा रहने दे रहा हूं, बात करते हैं हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। ध्यान से देखना अब इसके मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म तो ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले बच्चों हमको प्राप्त होता है, मान लो हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किसी बेस के साथ में NaOH। तो एसिड बेस रिएक्शन होती है, क्या होता है, बेस होता है। तो एसिड बेस रिएक्शन होती है, क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो सॉल्ट क्या बनेगा, RCOONA, Na पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और साथ में क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ठीक है। COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सॉल्ट बन के आया है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो सॉल्ट क्या है, RC_O या फिर डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं इसको RCOONA, यानी कि सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ये किसमें आयनाइज्ड हो जाता है, ये किसमें आयनाइज्ड हो जाता है, RCOO नेगेटिव प्लस सोडियम पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज याद रखना, जब ये ऐसा क्यों होता है, याद रखना, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है, ये जो आयनाइजेशन रिएक्शन होती है, ये होती है बच्चों एक्वस यानी पानी के अंदर। तो ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पर, हालांकि अपनी बुक के अंदर ये मिस कर रखा है, ये कहां पर होती है बच्चों, याद रखना एक्वस मीडियम में होती है, और याद रखना यहाँ पर क्या है, वाटर है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये जो RCOO नेगेटिव हमारे पास है, अब काम करेगा कौन, हीट। काम कौन करेगा, अब हीट। जैसे हम इसको तापमान देते हैं, जैसे हम इसको हीट देते हैं, यहां से नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहां से नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड को फॉर्म करता है। क्योंकि आपको पता है नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आप रेजोनेंस करेगा। एक तो पॉइंट ये, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहां पर आता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर कहां पे आएगा, इसे ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। तो ऑब्वियसली बात है ये क्या करेगा, यहां पर रेजोनेंस करता है। ये क्या करता है, रेजोनेंस करता है। तो ऑब्वियसली बात है वापस से स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, ऐसी ही बन जाएगी जैसी ऑलरेडी है, ऐसे ही बन जाएगी ना जैसी ऑलरेडी है, सेम स्ट्रक्चर है, दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी। ओके, देन आगे रिएक्शन करता है तो ये बॉन्ड टूटा है, तो यार वही का भी बन गया, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है। तो ये क्या करेगा, कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन इस एल्किल ग्रुप को दे के जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इस एल्किल ग्रुप को दे के जाएगा। तो जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन इस एल्किल ग्रुप को मिलेगा तो R पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे स्टार मार्क लेना। हमको प्राप्त होता है यहां पर इंटरमीडिएट कार्ब एनाइन। तो यहां पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज, और साथ में कौन सी गैस निकल जाएगी, CO2 गैस यहां से रिलीज हो जाती है। और आगे जाके ये जो CO2 गैस होती है वो किस साथ रिएक्शन करती है, ये करती है CaO के साथ रिएक्शन करती है, ठीक है। किस साथ करती है, ये CaO के साथ में रिएक्शन करती है, और क्या बनाती है, CaCO3 बनाती है, जो कि क्या होता है, PPT होता है, और ये नीचे पेंदे के अंदर बैठ जाता है। अब ये जो R नेगेटिव होता है, यानी एक्वेटिक मीडियम के अंदर R नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर H2 की वजह से क्या बनाएगा, RH बनाएगा, और साथ में OH नेगेटिव बनाएगा। दिख रहा होगा नीचे RH बनाएगा, यानी कि क्या बन गया, ये एल्केन बन गया। क्या बन गया, ये एल्केन हम लोगों को प्राप्त हो गया है, एल्केन हम लोगों को ये प्राप्त हो गया है। तो NaOH का काम पता चल गया, हीट का काम पता चल गया, और CaO का भी काम हम लोगों को पता चल गया है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। ओके, जल्दी से इसको नोट कीजिए, ध्यान से समझते हुए कीजिए। हमने यहां पर क्या क्या चीज देखा, क्या क्या चीज नहीं देखा है। CO2 रिलीज होता है, यहां पर कार्ब एनाइन बनता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्ब एनाइन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्ब रेनाइन हम लोग इसको बोलते हैं। तो हम लोगों ने पहले रिएजेंट की बात कर ली थी, उसके बाद मैन रिएक्शन देखा था। अब इसकी हम लोगों ने मैकेनिज्म भी हम लोगों ने इसकी देख लिए। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। चलते हैं अब की पॉइंट की साइड में, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलते हैं की पॉइंट। की पॉइंट, की पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना। की पॉइंट यानी मुख्य बिंदु।
की पॉइंट, पहला की पॉइंट क्या होता है? पहला की पॉइंट यही होता है कि सोडा लाइम, मैं यहां पे लिख रहा हूं, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरमीडिएट इसके अंदर बनता है कार्ब एनाइन। क्या बनता है इंटरमीडिएट इसके अंदर? कार्ब एनाइन हमको प्राप्त होता है। इंटरमीडिएट क्या बनता है इसके अंदर? कार्ब एनाइन हमको प्राप्त होता है, कार्ब एनाइन हमको प्राप्त होता है। इसलिए ध्यान समझना, देखो पोस्टमार्टम करेंगे तो पूरा पोस्टमार्टम करके छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। अब आपको पता है कार्ब एनाइन इसके अंदर बनता है, तो कार्ब एनाइन के अंदर आप लोगों को पता है यहां पर रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होता है, क्योंकि रीअरेंजमेंट जो होता है वो ओनली एंड ओनली कार्बोकैटायन के अंदर होता है, ना तो रीअरेंजमेंट कार्ब एनाइन में होता है और ना ही रीअरेंजमेंट फ्री रेडिकल के अंदर होता है। ठीक है, आप लोग इसको जानते होंगे या फिर आप लोगों को पता होगा, नहीं है तो याद रखना, कार्ब एनाइन के अंदर रीअरेंजमेंट हमको नजर नहीं आता है, रीअरेंजमेंट अनुपस्थित या फिर एब्सेंट इसके अंदर होता है। पहला की पॉइंट हमको याद रखना है। चलो सेकंड की पॉइंट की हम लोग इसके अंदर बात करते हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है, याद रखना, ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, यानी कि ये नेगेटिव वाला कार्ब एनाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन की उतनी ही फास्ट होती है। याद रखना, हिंदी में बोल रहा हूं मैं, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया के अंदर जो मध्यवर्ती बनता है वो क्या बनता है? कार्ब रेनाइन बनता है, ऑब्वियस सी बात है। और इसके अंदर जो अभिक्रिया की दर होती है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया की जो दर होती है वो डायरेक्टली समानुपाती किसकी होती है? कार्ब एनाइन के स्थायित्व के समानुपाती होती है। कार्ब एनाइन को क्या बोलते हैं? कार्ब रेनाइन के स्थायित्व के समानुपाती होती है। क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म के अंदर ऑलमोस्ट जो काफी बच्चे वो हिंदी मीडियम से और कुछ बच्चे वो इंग्लिश मीडियम से, तो मैं दोनों को साथ में लेकर चलने की पूरी कोशिश करूंगा, ये अपन को पता चल गया। चलो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेकंड वाले के अंदर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है किस तरह से हम लोग पता करेंगे, ठीक है, तो ध्यान से देखना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन, मैं बीच वाला इसके अंदर रफ कर रहा हूं, ये भी मैं रफ कर देता हूं क्योंकि आप लोग इसको समझ तो गए होंगे। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन की चलो बात करते हैं, ध्यान से देखना। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन की बात कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास सपोज करना CH3 CH2 COOH, CH3 CH2 COOH एक कंपाउंड, ठीक है। सेकंड की कंपाउंड की बात करता हूं, लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। देन थर्ड कंपाउंड की मैं बात करता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड COOH। ये तीन कंपाउंड मेरे पास है, A B एंड C। ओके, ध्यान से देखना, करते क्या हम लोग इसके अंदर कर क्या रहे हैं? CO2 गैस बाहर निकलती है, ऑब्वियस सी बात है, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड ये कहां पर आता है? इसे कार्बन के ऊपर आता है, यानी यहां से भी यही फिनोमेना होगा, नेगेटिव चार्ज यहां पर, यहां से भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज यहां पर, और इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। तो जितना ज्यादा स्टेबल ये नेगेटिव चार्ज होगा वो कंपाउंड उतने ज्यादा स्टेबल, उतने ज्यादा उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो फास्ट होगी। जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन की। ध्यान से समझना और इसको हर एक चीज को देखना, क्योंकि आपको पता आगे जाकर जो मैकेनिज्म में हम लोगों ने देखा था, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस नेगेटिव चार्ज जहां पर ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन की उतनी ही फास्ट होगी। तो बताओ A और B और C में से नेगेटिव चार्ज किस में ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है? देखो ये जो कार्बन होता है वो क्या होता है? sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और ये कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ऑब्वियस सी बात है sp वाला क्या होगा? ज्यादा विद्युत ऋणाई है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी, तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा आसानी से अपने पास रख सकता है। तो इसका जो ऑर्डर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये वाला ऑर्डर आ गया, यानी C सबसे ज्यादा, देन B, देन सबसे कम A।
पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं, ध्यान से समझना इसको। एक एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं। सपोज करना, ध्यान से देखते हुए चलना। अगर ये एग्जांपल कर लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा, अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। ये एक कंपाउंड है, पोस्टमार्टम करना है तो पूरा ऑपरेशन करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। ये दूसरा कंपाउंड है, तीसरा कंपाउंड है, चौथा कंपाउंड है। तो इसके अंदर आपको बताना है जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया की, वो क्या होगी। ध्यान से देखना, ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसका ऑर्डर आपको बताना है। ध्यान से वही फिनोमेना अपन को अपनाना है। CO2 यहां से निकलेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चिपकाना है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज चिपकाना है। इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को हम लोगों को देखना है। तो इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखो, ये बेंजीन, ये बेंजीन, ये बेंजीन और ये बेंजीन, ये चारों सेम है। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने, अल्फा हाइड्रोजन का नंबर कितने हैं, 3, क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप, अरे CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं बच्चों 2। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन कितने, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है 1 और इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, कितने हैं 0, क्योंकि चारों बॉन्ड यहां पर बन चुके हैं। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है 0। अब आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं वो इसको इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर वो बढ़ाते हैं। तो यार ये वाले 3 अल्फा हाइड्रोजन, ऑब्वियस सी बात है 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट यहां पर देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर अपन को किसी प्रकार का H इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देगा, नेगेटिव को और बढ़ा देगा। यहां पर तो बढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो D सबसे ज्यादा, देन C, देन B और देन A। अगर ये समझ में आ गया तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन समझ में आ गई है। यानी अब तक हमने क्या देखा, पहला रिएजेंट देखा था NaOH प्लस हीट, तीनों रिएजेंट होना जरूरी है, अगर एक भी नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगी। उसके बाद मेन रिएक्शन हमने देखी थी, क्या करना था, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट हो या भी खुद कार्बोक्सिलिक एसिड ही क्यों ना हो, इसमें से CO2 निकाल देना है और एल्केन हम लोगों को बना देना है। देन हमने इसकी मैकेनिज्म देखी थी, जिसके अंदर जो की पॉइंट था वो क्या था, इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्ब एनाइन बनता है। क्या बनता है, कार्ब एनाइन बनता है, ठीक है, नेगेटिव वाला। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट देखा था, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की, वो डिपेंड करती है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन के। क्लियर हो गया ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन के। एकदम फोकस करते हुए सुनना, एकदम माइंड के अंदर हर चीज सेट करते हुए चलना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अपन माइंड इधर उधर डाइवर्ट करे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, हर एक चीज माइंड में सेट करना है साथ साथ। तो ये अपन को पता चल गया। अब बात करते हैं सवाल हल करने का तरीका। सवाल हल करने का तरीका, और मैंने आप लोगों से वादा किया है कि सवाल हल करने के तरीके के अंदर ये जितने भी मैकेनिज्म थी, जितने भी की पॉइंट थे, जितने भी मेन रिएक्शन थी, वो सारे इंक्लूड कर दूंगा मैं। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर सवाल हल करने का तरीका का, कोई बात नहीं, ठीक है। सवाल हल करने का तरीका, वेरी गुड, ध्यान से देखना। इसमें सवाल हल करने का तरीका, सवाल हल करने का तरीका कैसे करते हैं, इसके जो सवाल बनेंगे उनको किस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। पहला पॉइंट पर चलना है। पहला क्या करना है अपन को, पहला क्या करना है, RCOOH इस बॉन्ड को तोड़ना है, या फिर हो सकता है हमारे पास ये ना दे कि ये दे दे, इस बॉन्ड को तोड़ना है। दूसरा पॉइंट क्या करना है, इस R के ऊपर नेगेटिव चार्ज जोड़ना है। R के ऊपर क्या करना है, नेगेटिव चार्ज लगाना है। R पे क्या करना है, नेगेटिव चार्ज लगाना है। इस बॉन्ड को तोड़ के इस R पे नेगेटिव चार्ज लगाना है, इस R पे नेगेटिव चार्ज हमको लगाना है। तीसरा क्या करना है, इस R के नेगेटिव चार्ज पर हाइड्रोजन जोड़ना है। क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। क्या करना, हाइड्रोजन जोड़ना है। क्लियर हो गया, क्या करना, हाइड्रोजन जोड़ना है। तो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। पहला क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, CO2 बाहर निकालना है, R पे नेगेटिव चार्ज जोड़ना है, और R के नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या करना है हमको, R के नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या करना है हमको, हाइड्रोजन जोड़ना है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। इस नेगेटिव चार्ज की अपन को स्टेबिलिटी
भी देखनी है। क्यों, कब देखनी पड़ेगी ये सारी चीजें? जब हमको ज्यादा कंपाउंड दे रखे होंगे, और उन कंपाउंड की स्टेबिलिटी ऑर्डर हमसे पूछ रखा होगा, उस कंडीशन के अंदर हमको ये स्टेबिलिटी भी देखनी है R नेगेटिव की, यानी कार्ब एनाइन की। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। सारे की पॉइंट मैंने की पॉइंट से देख लिए, हमने मैकेनिज्म से उठा लिया सारे पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इंटरमीडिएट क्या बन रहा था, कार्ब एनाइन बन रहा था, और R नेगेटिव के ऊपर हमको क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ देना है। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, क्योंकि आपको पता है रीअरेंजमेंट यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। नेगेटिव चार्ज और फ्री रेडिकल के ऊपर हमको रीअरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता है। ओनली रीअरेंजमेंट कौन शो करता है, कार्बोकैटाइन, यानी कार्बोकैटाइन जो होता है, कार्बोधनायन जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो रीअरेंजमेंट शो करते हैं। यहां पर आपको एक क्वेश्चन और दूंगा मैं, जो काफी घुमा के दूंगा, और सारे कॉन्सेप्ट वो आपके क्लियर कर देगा। तो चलिए इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। क्या करते हैं, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल हल करने का तरीका क्या करना है, ये अपन को जैसे ही मिलेगा, यहां पर इसको बॉन्ड तोड़ना है, R पे नेगेटिव चार्ज जोड़ना है, और इसके ऊपर हाइड्रोजन चेप दो, क्या बन जाएगा, एल्केन बना दो। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा, एल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन इसकी, क्वेश्चंस देख लेते हैं अब इसके अंदर, ध्यान से देखना। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं। रिएजेंट रेड पेन से लिख देते हैं, NaOH प्लस CaO प्लस हीट, क्या बनेगा, वही फिनोमेना अपनाना है। इस बॉन्ड को तोड़ना है, यहां पे नेगेटिव चार्ज जोड़ना है, और यहां पर हाइड्रोजन को चेपना है, तो क्या बनेगा, RCH3 बन गया भैया, सीधी सीधी बात है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, ये है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन लोग, किसके साथ में, किसकी परचेस में करवाते हैं, याद रखना। रिएजेंट हम लोग क्या लेते हैं, NaOH प्लस CaO, साथ में हीट हम लोग लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, इस बॉन्ड को तोड़ना है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जोड़ना है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या करना है, हाइड्रोजन चिपकाना है, तो क्या बन जाएगा, टोल्यूइन बन जाएगा। क्या बन गया, ये टोल्यूइन बन गया। थर्ड की बात कर लेते हैं हम लोग, लेते हैं सैलिसिलिक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग, सैलिसिलिक एसिड लेते हैं। सैलिसिलिक एसिड, अगर आपसे पूछे कि भैया सैलिसिलिक एसिड से आप लोग क्या बनाइए, फिनॉल बनाइए। फिनॉल के अंदर देखो ध्यान से, फिनॉल के अंदर क्या होता है, ओनली बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप होता है, ठीक है भैया। तो सैलिसिलिक एसिड अपन को दे रखा, ऑब्वियस सी बात, हमको तो इस बॉन्ड से मतलब इसको तोड़ना है, और यहां पर हाइड्रोजन चिपकाना है, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा भैया, एकदम इजी है। ठीक है, अब चलो हमको पूछे कि भैया बेंजीन बनाओ, तो बेंजीन कैसे बनेगी, वेरी वेरी इजी। ये क्या है, COOH, इसका विक्रिया करवानी है। रिएजेंट क्या लेना है, NaOH CaO प्लस हीट, तो याद रखना बच्चों, इसके अंदर ये बॉन्ड तोड़ना है, यहां पर हाइड्रोजन चेपना है, ये लो बेंजीन बन गया। बना कि नहीं बना ना, ठीक है। अब बात करते हैं जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। अगर आपसे ज्यादा ही घूम के क्वेश्चन पूछे, यानी नीट या एम्स लेवल के अंदर तक हम लोग जाते हैं, तो वहां पर किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर IIT के अंदर किस तरह से इसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां पर चलते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया है। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसके एक अच्छा क्वेश्चन और कर लेते हैं, जिसके अंदर लेवल थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान से देखना। तो सपोज करना ये हमारे पास कोई अभिकर्मक है, रिएजेंट है CH3, ये हमारे पास कोई रिएक्टेंट है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 CH COOH, दिख रहा होगा, ठीक है, COOH, ये हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, इसकी रिएक्शन करवानी है, यानी ये सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवानी है इसकी, तो वही अपन को रिएजेंट यूज करना है, NaOH प्लस CaO, साथ में हीट, वही फिनोमेना अपनाना है, ये बॉन्ड तोड़ना है और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जोड़ना है। तो देखो ध्यान से, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा, इधर से स्टार्ट करते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, देन CH2 नेगेटिव, ठीक है, बॉन्ड तोड़ना है, नेगेटिव चार्ज जोड़ना है। अच्छा, अब इस नेगेटिव चार्ज जो अपन को दिख रहा है, ध्यान से देखोगे तो ये रेजोनेंस करना स्टार्ट कर देता है। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहां से रेजोनेंस करना स्टार्ट कर देता है। मैं नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज यहां पे बना रहा हूं, ध्यान से देखना, CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। ये ध्यान से देखना रेजोनेंस कैसे करता है, ये नेगेटिव चार्ज आता है यहां पर, जैसे यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, देखो इस कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे तो तुरंत ये बॉन्ड टूटेगा, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, तो क्या बनेगी इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, ध्यान से देखना, CH3 CH नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड रह गया क्योंकि बॉन्ड टूटा था, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2, बोलो यही बनेगी, ठीक है। यानी कि जो अब देखो जो सवाल हल करने का तरीका था उसमें एक पॉइंट और ऐड करना है अपन को, क्योंकि एटलीस्ट लास्ट तक जो भी कैलकुलेशन हमारे पास निकलता है सारे कैलकुलेशन उस सवाल हल करने के तरीके के अंदर हम लोग लिखेंगे और वो हमको याद रखना है। पहले क्या करना है, कार्बोक्सिलिक जो बॉन्ड होता है COOH वाला जो 20 वाला जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ना है, ठीक है, CO2 को अलग कर देना है, R में नेगेटिव चार्ज जोड़ना है। अब इस नेगेटिव चार्ज को चेक करना है कहीं ये रेजोनेंस तो नहीं कर रहा है, कहीं ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस तो नहीं कर रहा है। अगर ये रेजोनेंस कर रहा है तो आपको जितने भी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगी उन सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज पर हाइड्रोजन जोड़ देना है। तो इसके अंदर जब हम लोग हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो मेन प्रोडक्ट होगा, तो यहां से लिख रहा हूं मैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH 2 हाइड्रोजन थे, नेगेटिव चार्ज था, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, क्या बन गया, CH3 बन गया। अगर मैं इसका प्रोडक्ट बनाता हूं तो वो क्या बनेगा, CH3 CH2, एक नेगेटिव चार्ज यहां पर है ना इस कार्बन पे, अब क्या बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। फिर आपको चेक करना है कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है, तो याद करो सेटजेप रूल, याद करो सेटजेप रूल। सेटजेप भाई साहब क्या बोलता है कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है जिसकी ब्रांचेज ज्यादा होती है, जिसकी शाखाएं ज्यादा होती है। देखो ये डबल बॉन्ड वाला सिस्टम हो गया, एक शाखा तो ये रही, एक ब्रांच इसकी रही, तो 2 ब्रांच इसके अंदर और इसमें केवल एक ही ब्रांच है। तो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा बनेगा, ये वाला, तो ये तो मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये वाला माइनर प्रोडक्ट हो गया। और ये है आप लोगों की सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लो भैया कर दिया पोस्टमार्टम, खोल के रख दी पूरी अभिक्रिया को, ठीक है। देखो फिर से कह रहा हूं, दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। काफ़ी फास्ट बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा, आप प्लीज़ कमेंट कर देना। आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड है पढ़ाने की, तो उस स्पीड को हम लोग कम कर लेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता, अगर आप वाकई में नीट एस्पिरेंट हो और आपको नीट की प्रिपरेशन करना है तो इसी स्पीड के साथ में समझना पड़ेगा, इसी स्पीड के साथ में आपको सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। या हो सकता है आप जब मैं मतलब स्लो अगर बोलता हूं तो आप उस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आप उसको देख सकते हो इजीली, क्योंकि आपको समय बचाना है। ऐसा नहीं कि बस वीडियो देखनी है, आपको खुद से भी रीड आउट करना होता है, खुद से भी सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है, खुद के द्वारा भी इन कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है और इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी एक नई सीरीज की शुरुआत, जिसका नाम था केमिस्ट्री पोस्टमार्टम सीरीज। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस सीरीज के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं और क्या इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। जितनी भी नेविगेशन होगी वो सारी तो कंसिडर होगी, साथ साथ में इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर से भी हम लोग बहुत सारे टॉपिक उठाएंगे, कंप्लीट उनका पोस्टमार्टम करके रख देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और केमिस्ट्री के वीडियो आपको एज इट इज जल्दी मिलते रहेंगे, क्योंकि देखो सिंगल रिएक्शन में बना रहे तो ऑब्वियस सी बात है जो वीडियो बनेगा वो 25-30 मिनट के आसपास ही बनेगा। आज का वीडियो थोड़ा सा ज्यादा हो गया क्योंकि आज मैंने थोड़ा इसके बारे में इंट्रो भी दिया, साथ ही साथ आप लोगों को ये बताया कि इस सीरीज के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे, टाटा।